कोशिश करता हूं कि आपको ये सारा दिखे, अगर दिख गया तो वेरी गुड। नहीं नहीं हो पा रहा भाई। चलो खैर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये जर्नल एंट्री, ये मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मैंने बनाया न्यू बैलेंस शीट। यानी कि पेज नंबर 1 के ऊपर मैं ये 3 काम करने वाला हूं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्हें ब्लैंक छोड़ दो आप, ब्लैंक छोड़ के पेज नंबर 2 पे सीधा आ जाओ आप, और यहां पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान, पहले ये पता चल जाए। अब देखो इधर वर्किंग नोट 1 में 2 पार्टनर है, तो सीधा एग्जाम में लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर ऐसे लिखेंगे ए की ओल्ड रेशियो थी 3/5, उसकी जो न्यू रेशियो थी वो थी 1/2, इक्वल पार्टनर हो गए थे। ऐसी बी की जो रेशियो थी वो थी 2/5, फिर न्यू रेशियो थी 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये आ रहा है 6, ओ सॉरी ये आ रहा है 10, एलसीएम आया 10, तो ये आ गया 6 - 5, ये 1/10 आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सेक्रीफाइस पार्टनर है, ये बात आपको पता है। अब ऐसे ही इसको करते हैं, ये आ रहा है 10, 4 - 5 ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर है, ये बात भी आपको पता है। तो एग्जामिनर को वर्किंग नोट 1 में आपने ये चीज सिखा दी। अच्छा, अब दिमाग में ये बात है कि हम इस क्वेश्चन में कितनी चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो हमने पहले ही बात देखी थी कि एक तो हम गुडविल हैंडल कर रहे हैं, एक हम एसेट्स एंड लायबिलिटी हैंडल कर रहे हैं। अच्छा बताओ, गुडविल के लिए क्या होगा, जर्नल एंट्री से काम हो जाएगा डायरेक्ट। तो गुडविल की अमाउंट तो पता है, तो गुडविल की जर्नल एंट्री में अभी यहां डायरेक्ट दिखा दूंगा, देखिए 2 मिनट बाद दिखाऊंगा। पर एसेट्स एंड लायबिलिटी में अगर वो कहता है चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनती है बेटा, ये बात मैंने वहां पहले समझाई थी। तो पहले आपको यहां क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, वर्किंग नोट ऐसे, और यहां पे आप लोग लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि भाई हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे पहले ये पता लगा लें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें एसेट्स के नेम पर्टिकुलर, क्या उसका है पर्टिकुलर, फिर उसकी बुक वैल्यू, फिर उसकी मार्केट वैल्यू, फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो पर्टिकुलर में जाके पता चला कि हमारे पास जो एसेट्स है, पर्टिकुलर में जाके हमें पता चल रहा है एसेट्स कौन कौन सी हमारे पास है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, इन 3 पे बात हुई है। तो चलिए उन 3 पे हम बात करते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक। ये लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन बार बार पलटना ना पड़े, इसलिए एक ही बार उसको देख लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो मैंने जो एसेट्स देखी वो कौन कौन सी थी, एक थी बिल्डिंग, एक था प्लांट एंड मशीनरी, एक था स्टॉक। तो ये 3 चीजें पहले यहां पे लिखी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक। अब इनकी पहले बुक वैल्यू लिखते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं जो बैलेंस शीट में लिखी होती है। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू लिखी है 3 लाख, स्टॉक की बुक वैल्यू लिखी है 2 लाख। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखते हैं। मार्केट वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 10 लाख है, तो यहां लिखा 10 लाख, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। इसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, तो यहां पे लिखा 2 लाख। इसकी बुक वैल्यू है 1,50,000, तो यहां लिखा 1,50,000। चलिए, 7 लाख की बिल्डिंग 10 लाख की हो गई, तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां लिखते हैं 3 लाख। 3 लाख की मशीन 2 लाख की रह गई, 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो यहां लिखते हैं लॉस। 2 लाख का स्टॉक 1.5 लाख का रह गया, तो यहां पे 50,000 का लॉस हुआ। अब इन तीनों का टोटल करते हैं, अगर टोटल करें तो 1,50,000 पॉजिटिव आता है, इस 1,50,000 को बोलते हैं प्रॉफिट। कल मेरे से एक गलती ये जरूर हो गई कि मैंने पहली क्लास में होशियार बच्चे और नालायक बच्चे वाली बात छेड़ दी, उससे क्या हुआ कि बच्चे सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो गए। आज मैं कोई बात नहीं छेड़ने वाला, एक नालायक बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे, बात सबको समझ में आ जाएगी। अब यही वो प्रॉफिट है जिसको लेके गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री करते हैं। तो देखो बेटे, मेरे पास 3 अमाउंट है जिनको लेके मुझे हैंडल करना है। एक गुडविल, एक गुडविल कौन सी वाली होती है जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होती है, एक मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है। एक गुडविल कौन सी होती है बेटे, एक गुडविल वो होती है जो एडजस्टमेंट में होती है, एक मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है। और एक एसेट्स एंड लायबिलिटी में
मुझे प्रॉफिट हुआ है, एक मुझे इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी है, यानी कि 1 2 3 जर्नल एंट्री अगर आप कर दो तो काम खत्म। अब यहां तक देखो किस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है बात कि 3 जर्नल एंट्री किस किस चीज से रिलेटेड करनी है, ये दिमाग में सेटअप बनाओ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछिए कि सर ये बात समझ में नहीं। रिद्धि सिंगल कह रही है कि अगर इसमें लॉस हुआ होता तो क्या होता, अगर प्रॉफिट हुआ है तो गेनिंग टू सेक्रीफाई एंट्री कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ था तो सेक्रीफाई पार्टनर डेबिट होता, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाता, अपोजिट एंट्री हो जाती है। और कोई स्टूडेंट डाउट पूछना चाहता है मेरे से? 3 जर्नल एंट्री समझ में आ गई, यानी कि इतनी मेहनत करके हमें यह समझाया कि बस हमें 3 जर्नल एंट्री कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो मैं मान रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए अब हम एक एक करके एंट्री करते हैं 3। चलिए आप लोगों के लिए लिख देता हूं पहली एंट्री। पहली एंट्री में किसकी कर रहा हूं? मैं पहली एंट्री कर रहा हूं बैलेंस शीट वाली गुडविल, बैलेंस शीट वाली गुडविल। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे भाई, ऐसे इसलिए लिख रहा हूं। बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है 1 लाख, तो ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल। पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। और एक बात बता दूं, कल मैंने लिखवाया भी था कि ये काम ओल्ड रेशियो में होता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3:2 के रेशियो में इसे बांटेंगे हम लोग। तो ये अमाउंट हमारे पास, सॉरी ये यहां लिखेंगे 1 लाख, ये अमाउंट हमारे पास आएगा 60,000, ये 40,000। तो 3 जर्नल एंट्री करने की बात हुई थी, एक जर्नल एंट्री मैंने कर दी। दूसरी एंट्री कौन सी करेंगे? दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट वाली गुडविल, एडजस्टमेंट वाली गुडविल की दूसरी एंट्री करेंगे। चलो ठीक है भाई। वो एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाई। देखो यहां दिख रहा होगा आपको कि ये गेनिंग पार्टनर है बी, तो बी को करा डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट। और दिख रहा होगा ए सेक्रीफाई पार्टनर है, तो टू एज अकाउंट। और आपको यह भी पता होगा कि मैंने इसमें अमाउंट भरने आपको सिखाए थे। अमाउंट कैसे भरने हैं कि देखो एडजस्टमेंट में गुडविल कितने की है? 1,50,000। तो लीजिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं, पर एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं होता, पर ठीक है लिखते हैं। 1,50,000 इंटू ए की रेशो क्या आ रही थी? ए की रेशो आ रही थी 1/10, तो इसका 1/10, तो ये अमाउंट आ गया 15,000 रुपए। इसका भी सेम यही अमाउंट आपको लिखना है गुडविल का 1,50,000, और इसकी रेशियो भी 1/10 आ रही है, तो 1/10 15,000। ये मैंने दूसरी एंट्री कर दी एडजस्टमेंट वाली गुडविल की। एक बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है, एक एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है। तीसरी एंट्री मुझे किसकी करनी है? तीसरी एंट्री मेरे को करनी है जो चीज मेरे को गिवन है एसेट्स एंड लायबिलिटी की एंट्री। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के केस में क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए यहां भी एंट्री वही होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाई। गेनिंग पार्टनर बी है, बी डेबिट टू ए। अमाउंट वैसे ही भरते हैं। प्रॉफिट का जैसे गुडविल हमारी कितने की थी? 1,50,000 की गुडविल थी, तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे देखो आपको प्रॉफिट कितने का है, तो अभी अभी आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला था, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। शायद आपको ये प्रॉफिट दिख रहा हो, ये रहा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। किस्मत की बात है कि एडजस्टमेंट में गुडविल भी 1.5 लाख की थी, और बाय चांस हमने जो क्वेश्चन किया उसमें प्रॉफिट भी 1.5 लाख आ गया। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि जितना एडजस्टमेंट में होता है उतने का ही प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाई चांस 1,50,000 ही आ गया, तो अमाउंट निकालने का तरीका भी वही रहेगा, 1,50,000 इसका 1/10 15,000 रुपए, और सिमिलर यहां पर 1,50,000 इसका 1/10 15,000। तो पहले तो आप ये समझिए कि जर्नल एंट्री का जो गेम है, देख रहे हो आप, मुझे यहां तक आने से पहले, यानी कि ये सब करने से पहले मुझे पहले वर्किंग नोट में भी दिमाग लगाना पड़ा, और फिर मैंने फाइनल स्टेज की। अब अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे यहां तक भी प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे अभी ये चीज आपकी समझ में नहीं आई, आपने ये कैसे कर दिया, पहले वो मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे डाउट पूछे। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे तो यहां भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हूं, कोई भी ऑब्जेक्शन उसके दिमाग में चल रहा है, वो ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकता है। सक्षम कक्कड़ मतलब लिख दे भाई, मैं उसे पढ़ने की पोजीशन में नहीं हूं इस टाइम, क्या पूछना चाह रहा है। संयम, अच्छा संयम, हाँ सक्षम कक्कड़ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप?
बेटे ग्रुप पे पूछो, मैं बार बार ग्रुप चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप ग्रुप पे आंसर मुझसे पूछो। हाँ बेटे वो सब हो जाएगा दीदी सिंगल। मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। जवाब क्या दूं, आप लॉस के केस में एक बार मैंने बोल दिया था, वो लॉस का केस जब सामने आएगा तो एक बार उसको भी देख लेंगे। चलिए खैर एनीवे, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। लेकिन अब डाउट आता है, कई बच्चों ने कल कहा कैपिटल अकाउंट सर आपने बड़ी जल्दी जल्दी बना दिया, तो कैपिटल अकाउंट ही समझ में आया। देखिए जो बच्चों को कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आता, वो मेरे कहने पे आज एक बात समझ ले। कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटे दो चीजें अपनी तरफ से डालनी होती है, वो कभी मत भूलना, बाकी अपने आप बनेगा, देखना कैसे बनेगा। जो दो चीजें हम भूल जाते हैं उसमें सबसे पहली चीज आती है कैपिटल। कैपिटल इधर आती है और ड्राइंग इधर आती है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग है ही नहीं, तो ड्राइंग नहीं है तो छोड़ो, पर कैपिटल जरूर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, एक की कैपिटल है 3 लाख और इसकी कैपिटल है 2 लाख। अब पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि आप कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर हम लोग कैपिटल ना लिख के बैलेंस ब्रोड डाउन लिखते हैं। और बैलेंस ब्रोड डाउन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट से आई है। जो चीज बैलेंस शीट से आती है उसे बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से ही लिखा जाता है। तो बस ये दो चीजें अपने आप डाल दो, बाकी जो आपने सोल्यूशन किया अब चीजें वहां से आएंगी। अब क्योंकि ये सारी जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री में अगर डेबिट है तो डेबिट में आएगा, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। ए और बी दोनों यहां पर डेबिट हो रहे हैं, तो इनके डेबिट साइड में यहां पे लिखेंगे टू गुडविल। गुडविल ए में अमाउंट लिखेंगे 60,000, यहां पर अमाउंट लिखेंगे 40,000। चलिए, तो ए हो गया, बी हो गया। अब यहां पे देखो बी यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट। कल ये एंट्री शायद आपको समझ में नहीं आई थी, दोबारा देख लेते हैं। बी यहां पर डेबिट हो रहा है, तो बी के डेबिट में 15,000 रुपए लिखने हैं। तो बी का ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में 15,000 रुपए। लेकिन बी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो यहां पे लिखेंगे एज अकाउंट। चलो ये बात खत्म हो गई। अब ए यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ए के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 15,000 रुपए। लेकिन ए अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो ये यहां पे लिखेगा 20 अकाउंट। लीजिए ये बात भी खत्म हो गई। चलिए अब फिर से देखते हैं थर्ड में, बी यहां पे फिर से डेबिट हो रहा है, तो बी के डेबिट में लिखते हैं हम लोग 15,000 रुपए एज अकाउंट के नाम से। यहाँ पे ए क्रेडिट हो रहा है तो इसके अकाउंट में 15,000 रुपए, फिर यहाँ पे बीज अकाउंट के नाम से, खत्म। और आप देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने सिर्फ ये 1 2 3 एंट्री दिखाई है और मेरा कैपिटल अकाउंट खत्म, तैयार हो गया बोलते। अब मुझे केवल टोटल करके इनके बैलेंस निकालने और कुछ भी नहीं करना। तो चलो बेटा टोटल कर लेते हैं। ये लीजिए टोटल किया, इधर का टोटल आ रहा है 3,30,000 में से ये यहां पे करते हैं 3,30,000 में से मैंने 60 कर दिया माइनस, तो ये आया 2,70,000। 2,70,000 में आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार देखो ये बैलेंस कैरिड डाउन किसको कैपिटल अकाउंट समझ में ना आ रहा हो, 2 लाख, यहां भी 2 लाख, और 2 लाख में से हम लोग माइनस करते हैं 70, तो ये आ रहा है 1,30,000 कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो गए। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर मुझे कैपिटल अकाउंट देख के कंफ्यूजन हो रही है, मुझे कैपिटल अकाउंट समझ में नहीं आया, वो मुझसे डाउट पूछे पहले। कुछ भी नहीं करना, जो आपने सोल्यूशन किया वहीं से बस कैपिटल याद रखना और ड्राइंग याद रखना। ड्राइंग क्वेश्चन में थी नहीं इसलिए बच गए आप। कैपिटल बैलेंस शीट से आती है इसलिए बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा। उसके बाद जो चीजें सोल्यूशन में थी बस वो मैंने इसके अंदर डाली है और कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं मेरे को सर कैपिटल अकाउंट नहीं समझ में आ रहा या मुझे परेशानी हो रही है इसके अंदर, वो डाउट पूछ सकता है। चलिए गुड, तो मैं मानता हूं कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया। अब मैंने ये कहा था कि जब रिवाइज यानी कि नई बैलेंस शीट बनाओ, ये बता रहा था मैं आपको, जब भी नई बैलेंस शीट बनाओ क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देख लिया करो पहले, यानी कि इसको फॉलो करा करो। जैसे इस क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी में इसने कैपिटल लिखी है, तो हम भी कैपिटल लिखेंगे ऐसे, कैपिटल कैपिटल लिखेंगे ए की, कैपिटल लिखेंगे बी की। लेकिन हम ये कैपिटल जो लिखेंगे वो ये वाली कैपिटल लिखेंगे, कि आप बैलेंस शीट वाली कैपिटल दोबारा कॉपी मत कर देना, ये वाली कैपिटल नहीं आएगी, बैलेंस शीट वाली कैपिटल यानी कि ये वाली कैपिटल।
तो ये कैपिटल इसकी 2,70,000 और इसकी कैपिटल 1,30,000। एक कैपिटल तो यहां पर ऐसे आएगी। उसके बाद अब देखो एसेट्स की बात, कैपिटल आ गई। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में क्या लिखा है, बैंक लोन। तो बैंक लोन में कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो बैंक लोन एज इट इज 8 लाख। बैंक लोन 8 लाख रुपए ऐसे। अब लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, अब एसेट साइड पे देखते हैं। अब गुडविल लिखिए, अभी गुडविल नहीं आएगी। आप इससे सेटिस्फाइड हो, ये गुडविल क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और उसकी आपने जर्नल एंट्री भी कर दी राइट ऑफ की, इसलिए ये गुडविल अब नहीं आ सकती। अच्छा, अब ये बताओ इन एसेट्स के ऊपर क्या रूल है? नो चेंज रिक्वायर्ड। पार्टनर में ये डिसाइड हुआ था वो ओल्ड वैल्यूज पर ही इनको दिखाना चाहते हैं, तो यही वैल्यू बैलेंस शीट में पुरानी वाली आ जाएंगी। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ था कि पुरानी वैल्यू पे है, तो यहां लिखिए बिल्डिंग, यहां पे लिखिए बिल्डिंग 7 लाख, यहां पे लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, और यहां पे लिखिए स्टॉक 2 लाख। अब एक बार देखते हैं क्या ये टोटल मैच करता है। ये आ रहा है 12 लाख और ये भी 12 लाख, ये मैच कर गया, बात खत्म हो गई। अब मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूं। मुझे मालूम है कि आज वो स्टूडेंट भी बहुत परेशान हो रहे होंगे जो ये कह रहे हैं कि सर हमने ये सब कल कर लिया था, हमें उसकी प्रैक्टिस है, हमने जल्दी कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। आयुष कह रहा है सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। देखिए बेटे, मेरी तरफ से तो क्लियर विजन जा रहा है, फिर भी करके देख लेते हैं भाई, शायद नेट की वजह से ऐसा हो रहा हो। देखो आप, क्लियर है स्क्रीन? चलिए ठीक है बेटा। हाँ, छवि कुछ पूछ रही है, एक बार छवि बोलो बेटा। आ, आपको अगर किसी को कोई डाउट है, देखो स्क्रीन तो मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही प्रेजेंट कर रहा हूं, पर मुझे मालूम नहीं आप तक ये स्क्रीन कैसी पहुंच रही है। चलिए मुझे बता दो कि कोई स्टूडेंट डाउटफुल पोजीशन में है क्या? कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ये कह रहा हो सर मैंने आपका पूरा सोल्यूशन देख लिया, मैंने सारी चीजें समझ ली, पर मुझे ये डाउट अभी भी पूछना है। अगर कोई ऐसा डाउट है तो पहले वो स्टूडेंट मेरे से बात करे। तो मैं ये मानूं कि अब आज की स्पीड आपसे मैच कर गई, आप कोई डाउट नहीं है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। यानी कि अब मैं उन स्टूडेंट के भी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा जिन्होंने होमवर्क किया। काफी स्टूडेंट का मेरे पास आज फोन भी आया कि सर हमें इसमें डाउट है, हमें ये प्रॉब्लम पूछनी है, तो मैंने उन्हें बोला कि बेटे मैं शाम को आपकी क्लास में ही डिस्कस करूंगा। तो अब मैं क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूं, क्वेश्चन अभी मैं आपके डाउट नहीं सुन रहा, मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूं, और उस क्वेश्चन की हेल्प से मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी बातों के, आपके क्वेश्चंस के, आपके डाउट्स के आपको जवाब मिल जाए। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके भी पॉइंट कवर हो, ताकि जो डाउट वाली क्वेश्चन हमारे सामने आ गई थी वो खत्म हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको आपके जो मैंने होमवर्क में असाइनमेंट दिया था उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ताकि भाई बात सबको समझ में आए। मेरे ख्याल से आप सब बच्चे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, सबका विजन, थोड़ी बहुत बातें सबको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो उससे थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए यहां पर बनाते हैं बैलेंस शीट। यहां पर लिखिए आप सबसे पहले कैश 20,000, बैंक बैलेंस 30,000, फर्नीचर 1 लाख,
बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 2,40,000। टोटल करते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं। 9,70,000। चलिए लायबिलिटी साइड में आइए, लिखिए कैपिटल। ए बी सी 3 पार्टनर है और इसकी कैपिटल लिखिए 3 लाख, इसकी कैपिटल लिखिए 1 लाख, इसकी कैपिटल लिखिए 2 लाख। कैपिटल है इनकी 6 लाख। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपीज के। नेक्स्ट लिखिए आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,70,000। टोटल लिखिए 9,70,000। देखिए मैं इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट के लेवल हाई कर दूंगा और बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं मचाएगा। हाँ, डाउट का ऑप्शन आपके पास एंड तक है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर एडजस्टमेंट का लेवल थोड़ा हाई करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ताकि आपकी बातों के जवाब दिए जा सके। चलिए सबसे पहले लिखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट 1। ए बी सी 3 पार्टनर है और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। सेकंड लिखिए, सेकंड है कि इन्होंने अपनी पीएसआर में चेंज कर दिया, चेंज इन पीएसआर, और अब पीएसआर 1:2:2 रखना चाहते हैं। थर्ड, थर्ड लिखते हैं। थर्ड में वो कहते हैं कि सर बिल्डिंग वाज depreciated by 20%। भाई अब इसका मतलब आप ये भी समझ रहे होंगे कि शायद बिल्डिंग पे 20% डेप्रिसिएशन लगाए, पर पढ़े लिखे लोग इससे बोलते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू 20% गिर गई है। डेप्रिसिएशन का मतलब जो है गिरना होता है और एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना। तो अकाउंट की लैंग्वेज में कई बार डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, इसका मतलब है डाउन है, वैल्यू गिर गई इसकी 20%। फोर्थ लिखिए आप, जो लैंग्वेज में अब लिख रहा हूं बेटा ये आप रट लिख लो, आपके स्कूल वाले इस लैंग्वेज के पीछे पड़ जाएंगे। यानी कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो मैं अब लिख रहा हूं और ये बहुत यूज होगी, तो कंफ्यूज मत होना, डरना मत, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे डर जाएंगे तो मैं इजी इजी लैंग्वेज पढ़ाता रहूं, वो भी गलत बात है। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। फिफ्थ लिखिए आप, stock was overvalued, stock was overvalued by 20%। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज। सिक्स लिखिए आप, सिक्स लिखिए आप, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स not likely to arise, creditors not likely to arise। रुपीज 40,000।
ये जितनी भी एडजस्टमेंट है, स्टूडेंट शायद अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मुझे आती है, हो सकता है सोच रहा हो, लेकिन जो एडजस्टमेंट मैं अब लिखूंगा ये उनका डाउट था। यानी कई बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा था, तो पहले उन बच्चों को डाउट का जवाब देते हैं। एक एडजस्टमेंट लिखते हैं, लिखिए आप लोग, सेवंथ एडजस्टमेंट। सेवंथ एडजस्टमेंट लिखिए, देयर इज ए unrecorded, there is a unrecorded debtor for rupees 50,000। आप लिख लीजिए, मैं अभी इस पे बात करता हूं। देयर इज ए अनरिकॉर्डेड डेटर फॉर रुपीज 50,000। इसी तरह से आप यहां पे लिखिए 8, देयर इज ए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर रुपीज 1 lakh। देयर इज ए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर रुपीज 1 lakh। मैं चाहूं तो इसमें और भी एडजस्टमेंट डाल सकता हूं, लेकिन ठीक है धीरे धीरे हैंडल करते हैं कि पता चला एक ही क्वेश्चन में सारी बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट डाल दी और बच्चा मेरा डर गया। जैसे कल क्लास में डर गए काफी बच्चे, तो डराना नहीं है। तो आपका पर्पस डरना नहीं है, आपका पर्पस फाइट करना। सोल्यूशन फिक्स हो चुका है, जो सॉल्व होना है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एग्जामिनर के पास एक ही हथियार है कि वो आपको एडजस्टमेंट में कंफ्यूज करने की कोशिश करे, और ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट में बहुत कंफ्यूज कर लेगा। 2 या 3 क्लासेस के अंदर बच्चा एडजस्टमेंट लगभग सारी देख चुका होता है, तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाती है। तो जो आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछे वो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही डाउट पूछे थे आप लोगों ने। चलिए एनीवे फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आखिर ये पार्टनर्स चाहते क्या है, लिखिए, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो altered values in revised balance sheet। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब नई बैलेंस शीट, ये लीजिए। तो भाई ठीक है, एग्जामिनर ने हमारे सामने क्वेश्चन रखा है और अब हम इस क्वेश्चन पे बहस भी करेंगे, बातें भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर ताकि बातें समझ में आ जाए। एक आधी और एडजस्टमेंट रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन में मैं सारी एडजस्टमेंट डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बहुत अच्छी एडजस्टमेंट डाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम वो एडजस्टमेंट पे बात करेंगे अलग से। चलिए पहले काम करते हैं, हम उस स्टूडेंट की हेल्प करते हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा समझने में टाइम ले जाता है। तो पहले उसे एक बात बता दें कि हमने अभी तक अपना ट्रैक नहीं बदला। यानी कि ट्रैक नहीं बदला का मतलब क्या है कि अभी भी जो बातें हमें दिमाग में सोचनी है, पहले एक बार दिमाग लगा, दिमाग में जो बातें हमें सोचनी है उन्हें लिखते हैं। अभी भी मेरा पढ़ने का तरीका नहीं बदला, आज भी मैं इस बात पे कायम हूं कि है तो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट। आज भी मेरा तरीका नहीं बदला कि बैलेंस शीट में 3 ही चीजें होती हैं, एक होती है गुडविल, एक होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे आज का मुद्दा ये था, पर चलो अच्छा हुआ हमने आज से नहीं उठाया, तो इसकी तो बात करना ही बेकार है। इस पे क्या बात करें, इसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं है, और शायद इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व आपको नजर भी नहीं आ रहा। अब इसका क्या करें, तो दिमाग में सोचा कि गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है बैलेंस शीट वाली, एक होती है एडजस्टमेंट वाली। क्या इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गुडविल है? अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट में गुडविल है ही नहीं। तो मैंने कहा तू टेंशन क्यों ले रहा है, छोड़ दे, नहीं है तो हम कोई जबरदस्ती थोड़ा गुडविल ले आएंगे एडजस्टमेंट में। वो बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो भाड़ में जाए। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बैलेंस शीट में गुडविल है? इस क्वेश्चन में क्या बैलेंस शीट में गुडविल है? तो स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं सर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में भी गुडविल नहीं है। तो मैंने कहा भाड़ में जाए यार, एग्जामिनर तेरा काम आसान कर रहा है, अभी होती तो तुझे उसकी जल एंट्री भी करनी पड़ती। तो मैं कहा चलो जी छोड़ो। तो ले देके एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल दोनों ही गायब है, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने इस क्वेश्चन में हैंडल करना नहीं है। तो ले देके मुझे हैंडल करना है क्या इस क्वेश्चन में?
सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी पे फोकस हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा अब ये बताओ, एसेट्स एंड लायबिलिटी में भी फोकस तो मैं कर लूं, लेकिन वो ये कहता है कि सर इसमें देख तो लो कि चेंजेस रिक्वायर्ड बोल रहा है या चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये चेंजेस रिक्वायर्ड कह रहा है या चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड कह रहा है? अच्छा कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे पता ही नहीं चलता है, कैसे पता चलता है चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड? गुड, काफी बच्चे रिक्वायर्ड कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, वेरी गुड। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो सर मुझे पता ही नहीं चलता? आप पता नहीं कैसे बच्चों की बातें मान लेते हो, मेरे को तो आज तक पता नहीं चला, कहां से पता लगा लेते हैं चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड। तो ठीक है 90% क्लास अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और कह रहे हैं सर रिक्वायर्ड है। तो ये बताओ कोई जानता है कि अगर चेंजेस रिक्वायर्ड तो करना क्या होता है? तो स्टूडेंट बताएंगे कि अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ये बात मैंने आपको कल ही पढ़ा दी और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारी बातें दिमाग में पहले तय कर दी। यानी कि देखा जाए तो गुडविल है नहीं, ये है नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटी है। एसेट्स एंड लायबिलिटी मुझे क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं करना। तो ये सारी बातें दिमाग में सोचने के बाद चलो बेटे अब चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, आइए देखते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं भाई। हाँ भाई, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा तो भैया पेज ही फाड़ लो। ये लो बेटा, इधर आ जाओ आप। ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि भैया वो सेटिस्फाइड रहे आज की क्लास में। मेरा ये पेज नंबर 1 है, ऐसे समझा रहा हूं क्योंकि मैं बार बार पेज नहीं पलट पड़ता है, इसलिए मेरे को ये सब बताना पड़ता है। मान के चलते हैं कि ये मेरा पेज नंबर 1 है और ये मेरा पेज नंबर 2 है, ये मान के चलते हैं ताकि आप समझें कि भाई क्या हो रहा है। मैं ये बात दिमाग में पहले ही सोच के बैठा हुआ था कि जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट और मैं पेज नंबर 1 पे अपना होमवर्क पूरा कर लेता हूं। यानी कि एग्जाम में अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मेरा पेन चलता रहेगा, चाहे किसी का पेन चले चाहे ना चले। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अब मैं क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये काम हम पहले से ही कर लेते हैं और आप सभी ये काम करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। अब आपको पता है इसके अंदर 3 पार्टनर है तो थोड़ा कंजस्टेड बनेगा, पर इकट्ठा बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी, ये लीजिए ए बी सी। मेरे पास स्पेस बहुत कम है क्योंकि मैंने खुद एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो कोई इशू नहीं बेटा। कोशिश करते हैं आपको बात समझ में आ जाए। होपफुली आज स्टूडेंट शायद नाराज ना हो, उन्हें समझ में आ भी रही हो, पर बाकी पता नहीं, अभी देखते हैं। ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हम पहले समझे कि कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ट्रैक थोड़ा सा बदलना पड़ता है केवल। ये लीजिए, ये तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि बड़ा आसान तरीका है। देखो मैंने क्या करा, मैंने 3 चीजें पहले तैयार कर ली, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। इस बार जर्नल एंट्री का रोल ही नहीं है इसके अंदर क्योंकि गुडविल नहीं है, तो गुडविल की जर्नल एंट्री होती है तो वो भी काम खत्म हो गया। या फिर ये कहता है कि चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड। चलिए अब एक काम करते हैं, जैसा कि तय हुआ था कि हम वर्क बना तो लेते हैं ये पहले, पर इनका करते कुछ नहीं, इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन सबको ऐसे ही छोड़ के हम लोग चले जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। तो चलो आ जाओ मेरे बेटे, वर्किंग नोट 1 में चलते हैं। आप बनाओ वर्किंग नोट 1। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे भाई, सैक्रिफाई रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एग्जामिनर को भी तो बताना है कि हमने कैसे निकाला ये, तो फॉर्मूला आप पहले लिखेंगे, सैक्रिफाई रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? अब लिखिए यहां पर ए बी और सी।
अब ए की रेशियो हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं एक बार। ओल्ड रेशियो हमारे पास है ए की केस के अंदर 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो हमारे पास है 1/5, 2/5, 2/5। अब हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 3/10। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम 10, तो 3 - 4, ये माइनस में आ रहा है, -1/10, तो ये गेनिंग पार्टनर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 10, तो ये 2 - 4, -2/10, तो ये भी गेनिंग पार्टनर है इसके अंदर। तो हमने सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश किया है कि किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश की है कि किसको फायदा किसको नुकसान। चलिए अब मेरे को लगता है कि कोई दूसरे वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है हमारे को। अगर मैं वर्किंग नोट 2 बनाता भी तो वर्किंग नोट 2 किसका बनाता? मैं वर्किंग नोट 2 बनाता एसेट्स एंड लायबिलिटी का। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो सब मैं जब लिखता जब चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड का केस होता। अब तो वो कह रहा है कि चेंजेस कर दो, तो इसी के लिए आपको अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए बदले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही जब है जब चेंजेस रिक्वायर्ड का केस होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास को समझ में आ गया होगा कि मैंने इस केस के अंदर वर्किंग नोट 2 क्यों ने बनाया, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने बनाया था। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बता दे, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्यों नहीं बनाया वर्किंग नोट 2, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। गुड, चलिए कोई नहीं पूछ रहा, आगे बात करते हैं। अब रिवैल्यूएशन को बेटे बड़े ध्यान से समझना, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में अच्छी एडजस्टमेंट दी है। आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट होगा तो वो इधर लिखने वाला है, और अगर हमें लॉस होगा तो वो इधर लिखने वाला है, ये बात हम जानते हैं। अब इसी बात को लेकर आगे पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर कि पहली बिल्डिंग वाज डेप्रिसिएटेड बाय 20%। मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 20% गिर गई है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर बिल्डिंग की वैल्यू 20% गिर गई तो ये मेरे लिए प्रॉफिट वाली बात है या ये लॉस की बात है? बिल्डिंग की वैल्यू अगर मेरी गिर गई तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? यस, तो मेरे लिए ये लॉस की बात है। गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखिए बेटे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट निकालते हैं 20%। बिल्डिंग है मेरे पास 4 लाख की, 4 लाख का 20% लिखो बेटे 80,000 रुपीज। चलिए वेरी गुड। दूसरा मेरे पास लिखा है प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब आप पेन रख दीजिए और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत बढ़िया पॉइंट समझा रहा हूं। अब आप पेन रख दीजिए, पेन मत चलाइए आप। देखिए अब वो क्या कह रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, शायद आपको मेरी बात समझ में आए। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट पे आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं। मेरी बात का जवाब देना, देखना कैसे समझते हैं पॉइंट को। आप यूं समझिए कि ये एक ज्वेलर है, ये एक ज्वेलर है, और इसके पास एक ये मिस्टर ए जाता है, और मिस्टर ए ज्वेलर के पास जाके क्या बोलता है कि सर मैं आपको ज्वेलरी बेचने आया, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है वो मैं आपको बेचने आया हूं। तो ज्वेलर ने कहा साहब कितने की है ज्वेलरी आपकी? तो इसने बोला सर वो ज्वेलरी मेरी 1 लाख रुपए की है। तो ये बताओ कि क्या ज्वेलर मेरे कहने से मान लेगा कि वो 1 लाख की है? तो स्टूडेंट कहता है नो सर, वो आप पे कहने से नहीं मानेगा, वो खुद उसकी वैल्यूएशन करेगा। तो ज्वेलर ने जब इसकी वैल्यूएशन की, जब ज्वेलर ने इसकी वैल्यूएशन की, तो इसकी जो वैल्यूएशन निकली वो वैल्यूएशन 90,000 रुपए की थी। चलो इसको छोड़ो, वो वैल्यूएशन 1,20,000 रुपए की थी। अब मुझे ये बताओ बेटा कि मैंने अपनी ज्वेलरी को, यानी कि मिस्टर ए ने अपनी ज्वेलरी को ओवर वैल्यूड कर रखा था या अंडर वैल्यूड कर रखा था? जवाब दो मुझे जरा व्हाट्सएप पे।
ज्वेलर कह रहा है कि सर आपकी ज्वेलरी 1,20,000 की है, मैंने कहा 1,00,000 की है, तो मैंने अपनी ज्वेलरी को ओवर वैल्यूड कर रखा था या अंडर वैल्यूड कर रखा था? यस, तो सभी बच्चों ने बोला अंडर वैल्यूड। अब देखना, अगर मैंने अपनी किसी एसेट्स को अगर मैंने किसी अपनी एसेट्स को अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो जब मैंने ये न्यूज सुनी कि मेरी ज्वेलरी 1,20,000 रुपए की है, तो बताओ ये 20,000 रुपए आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है या लॉस? बताओ बेटा व्हाट्सएप पे, ये जो 20,000 रुपए है, ये आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है या लॉस नजर आ रहा है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज एक नई चीज सीखने को मिल रही है वैसा क्या, कि अगर कोई एसेट्स अंडर वैल्यूड हो तो ये प्रॉफिट होता है, क्योंकि नाम में धोखा है। नाम देखने से ऐसा लग रहा है कि अंडर वैल्यूड को नुकसान हो गया, और बच्चा गलती कर जाता है और अंडर वैल्यूड को लॉस मान लेता है, क्योंकि मीनिंग नहीं जानता, वो उसकी बैकग्राउंड नहीं जानता। तो आपको इसकी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, और इसकी बैकग्राउंड पे जाके हमें पता चला कि अंडर वैल्यूड जो है वो प्रॉफिट है हमारे लिए। ऐसे ही मेरे बच्चे एक बात समझो, अगर ज्वेलर ये बोल दे कि भाई साहब आप 1,00,000 की बोल रहे हो, आपकी ज्वेलरी 75,000 रुपए की है, 75,000। अब ये बताओ कि आपने अपनी ज्वेलरी को अंडर वैल्यूड कर रखा था या ओवर? बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, ओवर वैल्यूड। तो मुझे क्या समझ में आया कि ओवर वैल्यूड हमारे लिए बताओ प्रॉफिट है या लॉस? अगर ओवर वैल्यूड कर रखा है तो 25,000 रुपए मेरे लिए क्या है? लॉस है। वेरी गुड। तो आज की क्लास के अंदर आपने बहुत बढ़िया चीज सीखी है, पहले इसको दिमाग में सेट करो आप, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये प्रॉफिट है, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये लॉस है, और होता उल्टा ही बात, और बच्चे इसके झांसे में आ जाते हैं। वो जैसे अंडर बोलता है बच्चे सोचते हैं लॉस हो गया, वो जैसे ओवर बोलते हैं बच्चे सोचते हैं प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये दुनिया ही अलग है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अच्छा, अब और बढ़िया बात करते हैं, चलो ठीक है ये तो हो गया, अब थोड़ा मैथमेटिक वाली बात करते हैं। मैथमेटिक इसके बारे में क्या कहता है? अगर मैथमेटिकल हम इसके पॉइंट पे बात करें, तो सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। कोई स्टूडेंट पेन ना चलाए, कोई फास्ट ना भागे, अपने माइंड को रिलैक्स रखे। आप बहुत बढ़िया पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई शोर शराबे में ना पड़े, ध्यान से देखना मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। कह रहे सर एक मिनट इधर देखो आप, हमने कहा दिखाओ। कह रहे सर देखो ये है बैलेंस शीट, राइट, ये बैलेंस शीट। कह रहे सर बैलेंस शीट में यहां पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीन। मान लो ये अमाउंट 3,000 रुपए है, मान लो ये अमाउंट 3,000 है, और मैं आपसे ये कहूं कि सर मैंने प्लांट एंड मशीनरी 100% वैल्यूड किया। एक अजीब सी लैंग्वेज आपको लगेगी, तो हमने कहा भाई ये क्या लिख दिया आपने? कह रहे देखो सर 100% वैल्यूड का मतलब ये होता है कि जितने का ये था उतने का ही दिखाया। कई लोग बोलते हैं वैसे 100% गारंटीड माल है, 100% ओके है, 100% गोल्ड है, 100% शुद्ध है, वट। तो इसका सबका मतलब यही होता है कि भाई ये 3,000 का मतलब 3,000 का ही है ये, यानी कि ये 100% पे वैल्यूड है। अगर मैं 3,000 का 100% निकालूं तो 100% ही आता है, ये मतलब ऐसा। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लांट एंड मशीनरी 10% अंडर वैल्यू, 10% अंडर वैल्यू, इसका मतलब हिंदी में क्या निकलता है वो मैं बोलता हूं, फिर आप मेरे से सेटिस्फाइड हो या नहीं वो आप बोलना। मैंने इसका मतलब हिंदी में ये निकाला कि सर जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने यहां दिखाया है वो 100% नहीं दिखाया, 10% कम पे दिखाया। मतलब ये कि मैंने 90% पर वैल्यूड किया है। बोलो मेरे बेटे ये बात मानते हो कि नहीं मानते? इस लाइन का ये मतलब निकलता है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर मैं इसका ये मतलब नहीं निकाल सकता, तो वो पहले व्हाट्सएप पे पूछे कि सर नहीं मेरे हिसाब से मतलब डिफरेंट है। चलिए सभी बच्चे यस सर बोल रहे हैं। देखिए आज कोई स्टूडेंट अपनी आवाज ना दबाए,
अगर आज कोई बच्चा दबाएगा कि बाद में वो कहेगा कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ने बताया नहीं, मैं पूछ ही नहीं पाया शर्म के मारे, ऐसे कोई वर्ड ना यूज करे बाद में। आप खुल के पूछिए अगर आपको कोई पॉइंट पूछना है तो। चलिए ठीक है, अब देखना जरा मैथमेटिक बीच में आ जाता है। मैथमेटिक क्या कहता है? कह रहे सर अगर ये 100% था तो आप इसको डिवाइड बाय 100 कर दे, लेकिन ये 90% पे वैल्यूड है, इसका मतलब 3000 रुपए 90% को डिनोट कर रहा है। 3000 रुपए, क्योंकि ये वैल्यू 90% है। अगर आपको इसकी 100% वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि सही कितने का है। अगर हम भाई हम ये बोल रहे हैं 10% कम पे दिखाया है, अगर हम 10% कम पे ना दिखाते तो कितने का दिखाते? तो कह रहा है सर फिर आपको वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी। आपने अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10% आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 100% आ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि अंडर वैल्यू जब भी हो जाए तो कई बच्चे क्या करते हैं, 3000 जब अंडर वैल्यू 10% लिखा होता है तो उसका 10/100 कर देते हैं आंसर में। ये गलत है। जब भी 3000 पे अंडर वैल्यूड होगा तो 3000 इंटू 10/90 होगा भाई। तो 90 क्यों होगा ये समझना बहुत जरूरी है भाई। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए खैर, कई बच्चों को नहीं आता समझ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इसके पीछे पड़ना है। आज मैंने आपके दिमाग में बात डाल तो दी है, तो एक काम करो मेरे बेटे, सबने इस क्वेश्चन में ये पढ़ा, सबने इस क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ा, ये रहा क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब जो प्लांट यहां दिखाया हुआ है वो 90% पे है, तो आप इसका 10%, पहली बात तो ये प्रॉफिट है, तो यहां लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 1,80,000 इंटू 10/90। इसका मतलब 20,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। अभी पूरी क्लास ने ये बात बोली है कि अगर कोई एसेट्स अंडर वैल्यूड हो तो प्रॉफिट होता है। सबूत के तौर पे मेरे पास अभी वो एग्जांपल है जो अभी भी आपने पढ़ा है कि कोई अगर हमारे पास अंडर वैल्यूड हो तो प्रॉफिट होता है, लिखा हुआ है एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट होगी, इसीलिए ये प्रॉफिट साइड में आया। पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़िया थी इसलिए वो देखने वाली बात थी, तो मैंने समझाया। अच्छा चलिए, कोई स्टूडेंट कह रहा है सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बात करें, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, और कोई कह रहा है कि सर नहीं आया, क्लियर नहीं है। चलिए गुड। अब ये बताओ बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। ये बताइए अगर कोई एसेट्स ओवर वैल्यूड हो तो प्रॉफिट होता है लॉस? लॉस होता है, तो यहां लिखिए स्टॉक, स्टॉक लिखिए। अब वो ओवर वैल्यूड है 20%, तो ये बताओ क्या आप मेरी इस कैलकुलेशन से सेटिस्फाइड हो? 2,40,000 इंटू 20/120। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे हिसाब से आपने 100 से डिवाइड करना चाहिए था, तो एक बार वो स्टूडेंट मेरे से बात कर जरा। 40,000 रुपए ये अमाउंट है। इन अमाउंट के अंदर यही कंफ्यूजन है बेटा, इस अमाउंट में बच्चा मार खा जाता है, वो 100 से डिवाइड कर देता है, सबसे बड़ी गलती करता है 100 से डिवाइड करके। इसीलिए मैंने इनको रखा कि आप नॉर्मल सब बढ़ गई वैल्यू घट गई वैल्यू ये सब कर लेते हैं, जहां एग्जामिनर अंडर ओवर का केस छेड़ देता है वही बच्चा परेशान हो जाता है। चलिए तो मैं ये मान रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो डरे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये एडजस्टमेंट दूंगा ही दूंगा, और उसका टेस्ट लूंगा तो भी मैं ये एडजस्टमेंट दूंगा ही दूंगा, छोड़ दो। और एक बात बताऊं, ये एडजस्टमेंट इस चैप्टर में नहीं, अब हर चैप्टर में आपके पीछे पड़ जाएगी, तो इसलिए आप टेंशन ना लो, इनसे पीछा छूटने वाला नहीं है हमारा। आज हमने छेड़ दी बात, धीरे धीरे हमारे दिमाग में जगह भी बना लेगी। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, स्टॉक भी हो गया। चलो भाई, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू राइज। अब मुझे लग रहा है ये लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो गए होंगे, आज पिछली क्लास में भी इस पे बात हुई थी, ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो ठीक है भाई, इस पे प्रॉफिट हुआ, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू राइज 40,000 रुपए यहां लिखिए, क्रेडिटर्स 40,000। यश शर्मा कह रहे हैं यस, यस जी वही रीजन है उसका। नहीं, ये वो चीज नहीं है जो आप रिली सिंगल पूछ रहे हैं, वो चीज नहीं है। क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, पहले ये एडजस्टमेंट देखते हैं। अब देखिए ये दो एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए नई है, जो आपने डाउट में भी होंगी शायद आपके। स्टूडेंट कहता है सर मुझे एक बात बताइए, ये अनरिकॉर्डेड डेटर क्या होता है?
और अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? तो मैंने ये बताया कि देख बेटा, अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है कि जिसको हम बैलेंस शीट में लिखना भूल गए। अब देखो ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से आपको शायद फीलिंग आ जाए कि ये प्रॉफिट है कि लॉस। आप मान के चलिए कि आप किसी पार्टी में गए और किसी पार्टी में आप खूब इंजॉय कर रहे हैं और मस्त होके आप लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं और डांस करते करते आप थक गए और खड़े हुए हैं साइड पे, और आपके पास एक पर्सन आता है और आपको आके बोलता है कि आप मिस्टर शर्मा ही है ना? आपने बोला हाँ मैं मिस्टर शर्मा हूं। कहेगा मिस्टर शर्मा जी आप तो भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला, मैंने आपके 2 लाख रुपए देने हैं। ये बताइए कि आपकी सारी थकान उतर जाएगी या थकान और बढ़ जाएगी आपकी? अगर कोई आदमी आके आपको ये बोल रहा है कि मैंने आपके 2 लाख रुपए देने और आपको ये बात पता नहीं है, ये न्यूज सुन के आपके अंदर प्रॉफिट वाली फीलिंग आ रही है या लॉस वाली फीलिंग आ रही है? यस, बिल्कुल सही जवाब है। तो हमें पता नहीं, इसका मतलब हमने अपनी बैलेंस शीट में डेटर लिखे ही नहीं हुए, हमें मालूम ही नहीं कि हमने उससे पैसा लेना और वो आके हमें बोल रहा है। तो इसीलिए जो डेटर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई है, कोई एसेट्स हमने किसी से पैसा लेना है तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। इसीलिए यहां पर लिखो अनरिकॉर्डेड डेटर, अनरिकॉर्डेड डेटर, ये हमारा प्रॉफिट होता है क्योंकि हमने पैसा किसी से लेना है और ये बात जानने के बाद हमें खुशी हो रही है, इसीलिए हम 50,000 रुपए को प्रॉफिट मानेंगे। और जैसे आपने यहां पर इसको लिखा, अब ये बैलेंस शीट में भी आ जाए, अब तो रिकॉर्ड हो गया। अब तो आप अपनी बैलेंस शीट में लिखोगे ना, हाँ भी हमने इससे 50,000 रुपए लेना, अब तो आपको याद आ गई बात। इसीलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा प्रॉफिट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देयर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी आप डीजे पे डांस कर रहे थे, थक गए थे आप, और एक आदमी आके बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा जी आप ही है ना मिस्टर शर्मा जी? आपने बोला हाँ। कह रहा शर्मा जी यहाँ डांस कर रहे हो आप और मेरा 1 लाख रुपए देना है, वो याद नहीं आपको? अब बताइए थकान और बढ़ जाएगी या फिर डीजे पे फिर मजा आएगा आपको? अब शायद डीजे पे मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपको लॉस होता नजर आ रहा है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा लॉस होता है क्योंकि हमने किसी का पैसा देना और हमें नहीं पता, और जिस दिन आपको पता चलेगा उसी दिन आप में फीलिंग आ जाएगी यार आज तो नुकसान हो गया भाई, क्या यार उसका पैसा देना तो याद नहीं था, अब इसके लिए भी 1 लाख रुपए का इंतजार करो भाई। इसलिए लिखो बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये हमारा नुकसान होता है। शायद मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया था कि आपको फीलिंग आ जाए थोड़ी सी, भैया ये हो क्या रहा है, किसी का पैसा देना है आपको पता नहीं, आपने बुक्स में लिखा ही नहीं, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अनरिकॉर्डेड, इसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहते हैं, ये मैंने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख दिया। और मेरी ख्याल से देखो मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि सर मजा नहीं आया, ये वाली एडजस्टमेंट दोबारा बता दो, तो मैं उसे वो एडजस्टमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट कोई एडजस्टमेंट रिपीट करना चाहता है तो कर सकता है। चलिए कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबको एडजस्टमेंट समझ में आ गई है। इसे क्लोज करो, प्रॉफिट और लॉस निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालते हैं। 2,20,000 इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है इस बार। 2,20,000 में से ये माइनस कर देते हैं 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस किया तो 1,10,000 ही बैलेंस बचा, ये रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। और आप सब जानते हैं ये रिवैल्यूएशन लॉस ए बी और सी में बटेगा। और मेरे को लगता है कि ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस होता है ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहां लिख देता हूं ओल्ड रेशो। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो रिवैल्यूएशन में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। और आप सब जानते हैं कि इनकी ओल्ड रेशो 5:3:2 थी, उस रेशो में मैं इसको बांट रहा हूं, तो ये अमाउंट 55,000, ये अमाउंट 33,000 और ये अमाउंट 22,000 आएगा। ये लीजिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे तो रिवैल्यूएशन समझ में नहीं आया, पर बहुत अच्छा रिवैल्यूएशन बनाया आपने आज। यही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको परेशान किया। छोटी मोटी एडजस्टमेंट बच्चे भी कर लेते हैं कि बिल्डिंग बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी घट गया, क्रेडिटर नोट आ गई, ये सब कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर इस तरह की एडजस्टमेंट डालता है तब स्टूडेंट परेशान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट की।
कैपिटल अकाउंट जिन बच्चों को नहीं आता बनाना उन्हें फिर से याद दिलाता हूं, दो ही चीजें बेटे याद रखनी होती हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। बस ये अपनी तरफ से डाला करो सबसे पहले। हमारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है कि ड्राइंग से सामने ही नहीं हो रहा है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम जबरदस्ती तो डाल नहीं देंगे। कैपिटल जरूर हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगी, तो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। चलिए कैपिटल, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखना अच्छी बात नहीं मानी जाती, ये रूल पढ़ाया गया है, तो भैया यहां मत लिखा करो कैपिटल, बैलेंस ब्रोड डाउन लिखा करो। कोई आपसे पूछे भाई बैलेंस क्यों बोलते हैं, तो बोलना भैया क्योंकि बैलेंस शीट्स लाए हैं इसलिए इसको बैलेंस ब्रोड डाउन कहते हैं। अब इसमें और क्या चीजें आएंगी, कुछ नहीं, जो आपने सोल्यूशन में इससे पहले किया। अगर जर्नल एंट्री की होती तो वो आ जाती, अब आपने सिर्फ अकाउंट बनाया। अब ये जर्नल एंट्री नहीं बनाई आपने, लेजर बनाया। लेजर में ये रूल होता है कि अगर ये लेजर में इधर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो ये चीज यहां डेबिट में आ जाएगी, तो यहां पे लिखो रीवैल्यूएशन लॉस 55,000, 33,000, 22,000। और आपको जान के हैरानी होगी कैपिटल अकाउंट खत्म, बन के तैयार। कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री काम है। आप बस जो बच्चे थोड़ा से परेशान हो रहे हैं मैं उनसे कहूंगा थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा क्रेज दिखाएं, कुछ है ही नहीं, हम मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैंने ये बात बोली थी कि हमारे पास ज्यादा लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है इसको चैप्टर के अंदर, तो वो बिल्कुल सही बोली थी, वाकई इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। चलिए बेटा, तो इसे क्लोज करते हैं। ये आ रहा है 3 लाख, यहां 3 लाख, इसमें से माइनस किया 2,45,000, बैलेंस कैरिड डाउन। कार्तिकेय पूछ रहा है सर हमने वर्किंग नोट एक क्यों बनाया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि वर्किंग नोट की जरूरत थी नहीं, लेकिन एग्जामिनर फिर भी ये जानना चाहता है कि कौन गेनिंग पार्टनर है कौन सेक्रीफाइस पार्टनर है, इसलिए हमने वर्किंग नोट बनाया और वो बनाना जरूरी भी है। यहां लिखा 1 लाख, यहां लिखा 1 लाख, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 1 लाख में से 33 माइनस किया, ये आया 67,000। चलिए यहां लिखा 2 लाख, यहां लिखा 2 लाख में से 22 हमने माइनस कर दिया, 2 लाख में से माइनस किया 22,000, ये आया 1,70,000। अब देखना यह है कि कितने बच्चे इसमें बैलेंस शीट बना पाते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनाना भी बहुत बढ़िया गेम है। हर बच्चा नहीं बना पाता इसकी बैलेंस शीट, कोई ना कोई गलती कर लेगा इस क्वेश्चन के अंदर, पर मैं आपके साथ बनाऊंगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर कोई बच्चा ये कह रहा है, रिदम पूछ रहा है सर तो हमने हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना ही है। यस बेटा, वर्किंग नोट 1 आपकी मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन में बनेगा। एग्जामिनर को ये बात बतानी ही पड़ेगी कि कौन गेनिंग कौन सेक्रीफाइस पार्ट। आयुष पूछ रहा है सर अगर वर्किंग नोट 1 नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे। यस बेटा, मार्क्स कटेंगे। चलिए अब पहले वो बच्चा बात करे जो कह रहा है सर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आज भी नहीं समझ पा रहा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बना लेते हो आप। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मुझसे पूछे, तो मैं कैपिटल अकाउंट एक बार उसे फिर समझा दूं। चलो बेटे, कोई पूछ तो नहीं रहा, हाँ कोई नहीं पूछ रहा, चलो ठीक है बेटे। तो रिवाइज बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है इस क्वेश्चन में। देखिए अभी तक तो मैं आपको ये सिखाता आ रहा था कि भैया पुरानी बैलेंस शीट सामने रख लो और नई बैलेंस शीट बना लो। चलो देखो, शायद ये बात इस क्वेश्चन में थोड़ी गलत साबित होने वाली है, लेकिन चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले इसने क्या लिखा है, कैपिटल, तो मैं भी कैपिटल लिखूंगा भाई, आप भी लिखिए कैपिटल। मेरे ख्याल से आपको पता है यहां पर कौन सी कैपिटल आती है। चलिए बच्चे, तो यहां पर कैपिटल ये वाली आती है जो हमने अभी नई कैपिटल निकाली है, ये यहां लिखते हैं 2,45,000, 67 और 1,78,000, ये वाली कैपिटल यहां पर आती है। तो देखते हैं भाई 1,78,000 और ये 67 और ये 2,45,000, कैपिटल है 4,09,000। चलिए भाई, अच्छा दूसरे नंबर पे देखिए बैलेंस शीट में क्या लिखा है हमने,
हमने लिखा है बैलेंस शीट में क्रेडिटर, तो पहले ये देखिए क्या कोई क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, तो स्टूडेंट कहता है यस। आप देखिए ध्यान से, ये रही क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। वैसे एडजस्टमेंट क्या थी कि 40,000 रुपए अब हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो भाई ये तो प्रॉफिट हुआ, तो अब देने कितने पड़ेंगे, 2 लाख में से 40 नहीं देने पड़ेंगे, तो 1,60,000 रुपए देना पड़ेगा, तो 1,60,000 रुपए क्रेडिटर रह गए। अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड ना हो तो पूछता रहे बेटे। वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि उसको मेरी बात पूरी समझ में आ जाए, फिर भी वो कहे कि नहीं आया समझ में, तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं। क्रेडिटर, क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, देख लो। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट है 1,70,000। ध्रुविका कह रही है कि सर एक बार क्रेडिटर रिपीट कर दो। ध्रुविका बेटा देखो ये लिखा हुआ है क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, इसका मतलब होता है कि जिसका हमने पैसा देना था, जब हम उसके घर गए तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी, पता चला अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो उसका पैसा, अब जिसका आदमी का पैसा देना था जब वही नहीं रहा तो हो गया फायदा, इसलिए इसको हम प्रॉफिट मानते हैं। तो अब हमारा क्रेडिटर जो है वो कम हो गया, 1,60,000 का। और यही वजह थी कि इस 40,000 रुपए को हमने प्रॉफिट में भी लिखा हुआ है। एक मिनट बेटा अभी उस पर बात करते हैं। अच्छा एक मिनट लिखते हैं। पहले देखो मैंने पुरानी बैलेंस शीट बना ली, आप देखो मैंने पुरानी बैलेंस शीट की हर चीज पे टिक कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब इधर आ जाओ, इन पे टिक करते हैं। कैश, कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो मैंने पढ़ी, तो कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश लिखो 20,000। फिर देखते हैं बैंक, बैंक में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ऐसे टिक करके कर रहा हूं ताकि एक एक चीज आपकी समझ में आ जाए। बैंक, बैंक है 30,000। चलो फिर है फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,00,000। चलिए फिर है मेरे पास, फिर मेरे पास है बिल्डिंग। अच्छा ये बताओ बिल्डिंग अब मेरी कितने की रह गई, 20%, तो डेप्रिसिएट हो गई थी ये, यानी कि 3,20,000 की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग लिखो 3,20,000। ये देखिए सर अब आया पॉइंट, अब पूरी क्लास 2 मिनट के लिए पेन रोक ले, कोई जल्दी ना मचाए, आराम से 2 मिनट मेरी बात सुन ले, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। अब आया कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। पहले प्लांट एंड मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं, हुआ क्या था। कह रहे सर प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। कह रहे हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी 10% कम दिखा रखी, तो 1,80,000 की थी, तो हमने कितना कम दिखा रखी थी, वो बात देखो आपने यहां पे निकाला है कि हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपए कम दिखा रखी थी। ये बताओ अगर कम दिखा रखी थी तो सही करने के लिए आप 20,000 रुपए इसमें प्लस करोगे, तो अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2,00,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हो भाई हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी कम पे वैल्यूड की थी। तो अगर आपने कम पे वैल्यूड कर रखी है तो अब इसकी सही वैल्यू 2,00,000 रुपीज होगी। तो देखो कितने बच्चों ने प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट यहां पर 2,00,000 रुपए दिखाया है। और कोई स्टूडेंट अगर ये कह रहा है मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं सर, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया, कम का मतलब अगर कम दिखा रखी तो जितनी कम दिखा रखी थी हमने उतना अमाउंट जोड़ दिया। चलो बेटा अब ये बताओ कितने बच्चे स्टॉक, स्टॉक आपने ज्यादा का दिखा रखा था ओवर वैल्यू, तो कितना ज्यादा दिखा रखा था 20%, तो हमने 20% जब निकाला तो वो अमाउंट 40,000 रुपए हमने ज्यादा दिखा रखा था। अब अगर आपने ये 40,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है तो सही कैसे करोगे, 2,40,000 में से 40 माइनस करो, तो इसका मतलब स्टॉक हमारा यहाँ पर 2,00,000 का आएगा। मुझे सिर्फ वो बच्चा मेरे से बात करे 1 मिनट के लिए जो कह रहा है मुझे ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, ये दो, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना ये गलत कर जाओगे आप एग्जाम में। चलिए खैर, देखिए सभी बच्चे मेरे को बड़ी देर से बोल रहे हैं लेकिन मैं उनकी बात, उनका मैसेज नहीं पढ़ रहा, उनसे अब मैं बात कर रहा हूं। देखो पहले हमेशा ना बैलेंस शीट टिक करा करो, ऐसे जैसे मैं टिक कर रहा हूं, ऐसे टिक करा कर रहे हैं बैलेंस शीट। और ऐसे जब पूरी बैलेंस शीट टिक हो जाए तो एक बार जरूर देखना एडजस्टमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसको हमने बैलेंस शीट में लिखना ही भूल गए हो। और जो चीज हम बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं हमारे यहां उसको अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। 2 चीजें थी जो हम बैलेंस शीट में लिखना भूल गए थे, तो अब तो लिखनी पड़ेगी। अब बताओ डेटर किस साइड आएगा, एसेट्स में, तो अब लिखो यहां पर डेटर।
अनरिकॉर्डेड वर्ड लिखना है इसका आगे, डेटर 50,000 रुपए, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां लिखेंगे, एक लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपए। अब देखो कोई स्टूडेंट जो ये कह रहा है सर ये यहां क्यों आए, कैसे आए, पूछना चाहेगा, वो चीज अनरिकॉर्डेड थी, तो ठीक है भैया अब तो कर लो रिकॉर्ड, अब तो आपको पता चल गया किसका कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है आपने। अब देखो क्या इस बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, रिदम बेटा आपको जवाब मिल गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आ गई, अब तो रिकॉर्ड करोगे, अब छोड़ना तो नहीं उसको, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अब यहां पर आ गई है। अब देखिए भैया इसका टोटल मैच करता है कि नहीं करता, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चों ने पहले ही जवाब दे दिया था मेरे को, लेकिन मैं उनका मैसेज नहीं पढ़ रहा था। 9,20,000 पे आंसर आ रहा है, इसका मतलब मेरी क्लास के बच्चे होशियार हो गए, इसका मतलब काफी बच्चों को बात समझ में आने लगी कि इस चैप्टर में ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। 9,20,000, फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर आप मुझे भूल गए। आयुष पूछ रहे हैं सर अगर चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड में डेटर वाला पॉइंट होता तो वो क्या होता, तो बेटे उसे प्रॉफिट मान लेते, तब भी उसे प्रॉफिट मानते हैं, अभी भी हमने उसको प्रॉफिट ही माना है। चलिए गुड। फिर भी एक स्टे करते हैं, मुझे एक पॉइंट, मुझे मालूम है काफी बच्चों ने मेरे से वो डाउट पूछा था, आज सुबह मुग्धा ने भी मुझसे वो पॉइंट पूछा है, पुनीत भी मुझसे वो पॉइंट पूछ चुका था, और रिद्धि सिंगल ने मेरे से वो पॉइंट पूछा था, तो मैंने उन सबको यही बोला था कि मैं आज शाम को क्लास में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पॉइंट छेड़ू इस क्वेश्चन में, अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे तो आज की क्लास में भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कराए जा रहे हो, भाई कहाँ जा रही है गाड़ी, ये क्या कर लेते हो आप, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहता है। बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यस बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे बैलेंस शीट में। नहीं, जो आप अगर अनरिकॉर्डेड कहते हो तो फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, वो चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है उसके इसके अंदर, वो डेटर का और क्रेडिटर का बेनिफिट दे देगा बेटे। देखिए आयुष एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आयुष कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड लिखा होता है कि बैलेंस शीट में आप एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते, और उस क्वेश्चन में अगर ये डेटर आ जाता, अनरिकॉर्डेड डेटर आ जाता या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती, तो आप क्या करते। तो मैंने बोला बेटे मैं उसे प्रॉफिट और लॉस मानता, और उसकी सेटलमेंट करके पार्टनर आपस में कुछ सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन नई बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाते, क्योंकि वहां तो डिसाइड कर चुके हैं कि चेंजेस ही नहीं चाहते, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, उस केस में बैलेंस शीट में नहीं आ सकता। ये इस केस में बैलेंस शीट में इसलिए आ गया कि उन्होंने चेंजेस रिक्वायर्ड था उनको। चलिए, तो मैं मानूं किसी का कोई डाउट पेंडिंग नहीं है अब। हाँ, जो बात मैं कर रहा हूं उस पर 1 मिनट बाद टाइम लगाते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, तसल्ली से 2 मिनट इस पर टाइम लगाते हैं। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं कि ये कहानी क्या हो रही है अब इस चैप्टर के अंदर। देखो एक चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, मैं आपको एक बार तसल्ली से समझा दूं। पार्टनरशिप, आप डरे बिल्कुल नहीं, पर बच्चे का कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे को पता चले कि मैं राइट डायरेक्शन में पढ़ रहा हूं। पार्टनरशिप फंडामेंटल ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तीसरा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो चेंज इन पीएसआर। फोर्थ नंबर का एक चैप्टर है एडमिशन टू पार्टनर, हमारे कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, एडमिशन टू पार्टनर। आपको पता है आपकी पार्टनरशिप 35 मार्क की है। स्टूडेंट कहता है हाँ मुझे पता है, पूरी पार्टनरशिप 80 में से 35 मार्क की पार्टनरशिप है, पूरी 80 नंबर के पेपर में से 35 मार्क का पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप में किस चैप्टर में से एग्जामिनर पूछेगा ये कोई गारंटी नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूं। ये चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, एक ही चैप्टर है ये, 5वां। और छठे नंबर का चैप्टर है डिसोल्यूशन, यानी कि फर्म खत्म करना। और जो एक चैप्टर मैंने 7वें नंबर का पढ़ाया जो पहली बुक में लिखा हुआ है एनपीओ, उसका किसी से कोई लेना नहीं, वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में काम करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि आपने आज ये चैप्टर छेड़ दिया, आपने इस चैप्टर में बैलेंस शीट से पंगे ले लिए ना आपने,
अब एग्जामिनर कहता है कि बैलेंस शीट तो मैं इसमें भी दूंगा, और बैलेंस शीट में इसमें भी दूंगा, और बैलेंस शीट में इसमें भी दूंगा। यानी कि अब आने वाले हर चैप्टर के अंदर में आपका सामना बैलेंस शीट से होने वाला है। और जो मैंने आपको आज यहां पढ़ा दी ना कि बैलेंस शीट में तीन चीजें होती हैं, गुडविल, एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व, सरप्लस, वही तीन चीजें यहां, वही यहां, वही यहां। और बड़ी बात बोलूं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इनकी यहां सीख रहे हो, उनकी वही यहां, वही यहां, वही यहां। कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं पढ़ने वाले आप। एडमिशन में वो नई टाइप की प्रॉब्लम खड़ी करेगा, लेकिन बैलेंस शीट के साथ वही बिहेवियर होगा जो ये चैप्टर आपको आज सिखा रहा है। अब पहले क्या होता था, अब से 2 साल पहले यहां पर एक प्रॉब्लम आती थी इस चैप्टर के अंदर। क्या होता था कि 3 पार्टनर होते थे, ए, बी और सी। तो क्या होता था कि बिजनेस खत्म करने जा रहे हैं, तो बिजनेस खत्म करने जा रहे हैं, कैसे खत्म करेंगे उसका एक लेंथी प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस की जिम्मेदारी इन्होंने बी को दे दी। अब बी कह लेगा मैं तुम्हारा नौकर तो हूं नहीं भाई, तुम्हारे लिए भागा दौड़ी करूं। तो इन्होंने कहा बी को चल तू कमीशन ले लियो, क्योंकि तू भाग, या तू सैलरी ले लियो। ऐसा कुछ होता था। तो ये जो एक पार्टनर को पकड़ के उसको सैलरी और कमीशन देने का जो रिवाज है, जिस दिन आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे बहुत डिटेल में चला जाएगा, उसके अंदर बहुत डिटेल में चला जाएगा। और ये पॉइंट सिर्फ डिसोल्यूशन में ही आता था पहले। अब पता नहीं एग्जामिनर को पिछले 2 साल से क्या हुआ, इसने ये पॉइंट यहां से चुरा के कभी इस चैप्टर में डाल देता है, कभी इसमें डालता है, और कभी इसमें, जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ भी लिया। तो यानी कि है तो ये इस चैप्टर का, यानी कि जिस दिन हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कहानी चली जाएगी साहब। एक अलग से पूरा कम से कम मान के चलो 5 या 6 पेज सिर्फ इसके ऊपर स्टोरी सुनाते हैं वो, इस सिचुएशन के ऊपर। पर उसको वहां से चुरा के उसका छोटा सा पॉइंट हमने यहां पे डाल दिया। अब मैं आपसे बताता हूं वो पॉइंट है क्या, जरा समझने की कोशिश करना, शायद मैं आपके डाउट का जवाब आज दे पाऊं। केस 1, केस कह रहा देखो सर, आपने बच्चों को ये तो पढ़ा दिया कि ए, बी, सी 3 पार्टनर है, और कितने आसानी से आपने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो अंडर वैल्यूड है, और वो भी 10%। अब ये बात हमें कौन से ज्योतिषी ने बताई कि भाई साहब वो 10% अंडर वैल्यूड है, या हमें किसी ने ये बताया कि हमारा जो स्टॉक है वो 20% ओवर वैल्यूड है। तो भाई साहब ये आपको कौन से एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि वो एक्यूरेट 20% है? हमारे पास अनरिकॉर्डेड डेटर है, ये आपको किसने बता दिया कि अनरिकॉर्डेड डेटर है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली आपको, पहले ये समझने की कोशिश करो। ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें अकाउंट्स के अंदर अपनी बहुत सारी ट्रांजैक्शन को टैली करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितने सेल बिल कटे, कितने परचेज बिल कटे, जो सेल हुई उसमें कितने उधार हुई, उधार का पैसा आया कि नहीं आया, इन सब छानना पड़ता है। हमारी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमें उस एरिया के रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ता है, और वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनको इनकम टैक्स अप्रूव करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है कि भैया आप ही रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर हो, आप जिस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू लगा दोगे हम उतनी मान लेंगे। उनके पास जाना पड़ता है, उनके धक्के खाने पड़ते हैं, उन्हें पैसे खिलाने पड़ते हैं, तब जाके वो ये बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, तब जाके वो पॉइंट आपको डिफाइन करते हैं। अब सिचुएशन ये बनती है कि ये सारा काम धक्के खाना, सेल बिल चेक करना, परचेज बिल चेक करना, तीनों पार्टनर इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मान लो इसमें एक्सपर्ट है बी एक्सपर्ट, तो हमने बी को कहा कि भाई तू रजिस्टर्ड वैल्यू के पीछे भाग, तू उसके पास जा, तू प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करा, मशीन की वैल्यू चेक करा, ये सारे काम करके बता कितने के। तो ए कहता है, या बी कहता है कि यार मैं बिजनेस में भी काम करूं और तुम्हारे पीछे ये काम भी करूं, तुम तो डबल डबल काम करा रहे हो मेरे से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम तेरे को उसके बदले एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे। एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, एक्स्ट्रा कमीशन बोल सकते हैं। ये लीजिए। अब जरा ये बात समझने की कोशिश करना बेटे सारे, कि हमने उसको ये बोला कि सुन भाई एक काम कर, तू क्या कि तू पकड़ 50,000 रुपए, ये ले 50,000,
बी ने बोला ये 50,000 रुपए तुम मुझे क्यों दे रहे हो? कहेगा ये 50,000 रुपए तेरे को हम इसलिए दे रहे हैं कि तू भाग दौड़ कर, तेरा जो पेट्रोल का खर्चा होगा आने जाने में, अगर तू रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर को कहीं पार्टी वार्टी में लेके गया, उसे खिलाया पिलाया, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर नीचे करवानी है, कुछ करानी है, वो सारे खर्चे तू करेगा, और इसमें जो पैसे बच गए वो तेरे, मतलब जो खर्चा हुआ वो खर्चा भी तुझे 50,000 में करना है, जो बच गए वो तेरे, हम तुझे 50,000 देंगे, बात खत्म। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अब सुनना बड़े ध्यान से, क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसा होता है तो फर्म के लिए क्या है 50,000 रुपए, फर्म के लिए तो लॉस है, इसलिए फर्म कहती है कि हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहां पर लॉस मानेंगे डेबिट साइड में, और यहां दिखाएंगे बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने बी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपए दे दिए। पार्टनर आपस में एक दूसरे को कैश डील नहीं करते, तो जब आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब ऐसे बनाओगे ए बी सी, ए बी सी, तो क्योंकि ये लेजर और लेजर में बी यहां डेबिट हो रहा है, तो ये अमाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में हम यहां पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर 50,000 रुपए। आप सब जानते हैं क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है, डेबिट साइड माइनस साइड होती है। हमने बी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करा दिए, और उसको बोला भागा दौड़ी अब सब तू करेगा। ये मतलब होता है इस लाइन का, केस 1। अच्छा, अब ये बताओ कि 50,000 रुपए हमने क्या कह के बोला कि जो भी खर्चे होंगे वो तू बेयर करेगा। अब मान लो एक्चुअल में जो भागा दौड़ी में खर्चा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो रजिस्टर्ड डीलर को लेकर आया, गाड़ी में बैठा के गाड़ी में छोड़ के आया, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, चाय पिलाई, वट एवर दुनिया जान के खर्चे होते हैं, मान लो खर्चे 30,000 रुपए हुए। अब मुझे बताओ ये 30,000 रुपए फर्म भरेगी या फिर बी को भरने पड़ेंगे? मुझे व्हाट्सएप पे बताओ कि ये जो 20,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ, ये फर्म भरेगी या बी भरेगा? आयुष कह रहा है फर्म भरेगी। फर्म नहीं भरेगी बेटा, फर्म ने पहले ही कह दिया था कि ये पकड़ 50,000 रुपए, इसी में तुझे खर्चे करने हैं सारे, फर्म ने पहले ही बात बोल दी थी, तो इसलिए इसलिए ये खर्चा बी भरेगा। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये जो पूरे अकाउंट बना रहे हो, रिलेशन अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल, ये किसकी बुक्स में बना रहे हो? ये सारे अकाउंट किसकी बुक्स में बना रहे हो? बी की बुक्स में बना रहे हो या फर्म की बुक में बना रहे हो? ये सारे अकाउंट किसकी बुक में बन रहे हैं? फर्म की बुक में बन रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, फर्म की बुक में बन रहे हैं। तो फर्म जो है, क्योंकि ये खर्चा बी का माना आप लोगों ने, क्योंकि ये खर्चा आपने बी का माना, तो ये बी अपने बुक में जाके दिखाएगा, फर्म इस वाले खर्चे को कहीं भी नहीं दिखाएगी। अब स्टूडेंट यही कहता है कि सर इसका क्या होगा? मैंने कहा बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फर्म का इससे कोई लेना देना है नहीं, और जिस चीज का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म उसको अपने अकाउंट पे नहीं दिखाएगी। अब बोलो किसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो कि सर मैं तो आपके इस पॉइंट से सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, ये तो बात समझ में नहीं आई, क्या बोल गए आप? अकाउंट है ना बेटा, फर्म जो है वो कहती है भाई हम एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हम पहले 50,000 रुपए अपना खर्चा मान चुके हैं, फर्म कह रही है बात, और आप सब जानते हैं इस 50,000 में 30,000 रुपए इंक्लूडेड है, तो फर्म कह रही है हम पागल थोड़ा है कि 50 ये और 30 अलग से भरे। संयम कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए खर्चा 50,000 से ज्यादा हो, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं संयम साहब, हमने बी को ये बोला कि 50,000 रुपए दिए, अब इसी के अंदर तुझे खर्चा करना है। अब ये बताओ कि अगर मान लो पहली बात, अगर हम पार्टनर को बोले जितना खर्चा होगा हम दे देंगे, तो फिर तो 5 लाख रुपए खर्च करके आ जाएगा। मान लो कि अगर इसने 60,000 रुपए खर्च कर दिया एक्चुअल एक्सपेंस, बताओ फर्म को इस बात से कोई लेना देना है? बताओ बेटा, अगर ये एक्चुअल में 60,000 रुपए खर्च करके आ जाता है, क्या फर्म इसको 10,000 रुपए और देगी? हाँ, अब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात फील कर रहे हैं जो मैं फील कराना चाह रहा हूं। तो वैसा फर्म ने अगर एक बात बोली थी कि ये पकड़ो 50,000 रुपए, इसी में गुजारा करना है, खर्च कर लिए, बच गए तो आपके, नहीं बचे तो आपके, तो भैया फर्म फर्म को अब इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप कम खर्च करो चाहे आप ज्यादा खर्च करो, और शायद इसीलिए फर्म ने लिमिट भी बनाई थी। क्या अभी भी कोई बच्चा ऑब्जेक्शन कर रहा है? क्या कोई स्टूडेंट अभी भी ऑब्जेक्शन कर रहा है? नो। अच्छा एक बात और सुन लो चलते चलते, हालांकि टेंशन ना लो, कल की क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा नहीं मैं इसे समझा के छोड़ दूंगा आपको, न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको बकायदा।
लेकिन एक बात कर लेते हैं हल्की फुल्की। केस 2 क्या था वो भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। हमने बी को बुलाया और हमने बी को बोला देख तुझे हम 50,000 रुपए देंगे और सुन इसी में तेरे को खर्चा करना है, इसी में तू उसे पार्टी देगा, इसी में तू उसे पेट्रोल के खर्चे करना है, सब कुछ तेरा। बी ने क्या बोला? बी ने बोला अगर ये शर्त है तो तुम ही कर लो, ए तू कर ले चल, मैं नहीं भागा दौड़ी कर रहा, मैं पागल नहीं हूं कि खर्चे भी इसी में घुसाऊं, फिर मैंने क्या कमाया? तो हमने बी वाला फिर तू चाहता क्या? कह रहा देखो ये 50,000 तो मेरे अपने होंगे, ये इस बात के लूंगा कि आपके लिए मैं धूप में भागा भागा फिरूंगा, आपके लिए मैं रजिस्टर्ड डीलर की चापलूसी करूंगा, आपके लिए मैं रजिस्टर्ड डीलर के साथ बैठ के डिनर करूंगा, ये 50,000 रुपए मेरी मेहनत के हैं। लेकिन जो एक्चुअल खर्चा होगा पेट्रोल का फटाना ठिकाना वो अलग से आप ही को देना पड़ेगा। बी ने अजीब बात बोली कि मैं 50,000 रुपए लूंगा, रेम्युनरेशन लूंगा, सैलरी लूंगा, कमीशन, नाम जो मर्जी रखो इसका, पर मैं एक्चुअल खर्चा बियर नहीं करूंगा, मैं केवल सपोर्ट दे रहा हूं। उस बंदे से बैठ के मीटिंग करना, उससे बहस करना, उससे बात करना, उससे अपनी बात के लिए मनाना, इन सब चीजों के मैं आपसे पैसे ले रहा हूं 50,000 रुपए, एक्चुअल खर्चा मैं नहीं करूंगा। अब ये बताओ बेटा फर्म के लिए दो मुसीबत हो गई। फर्म को एक तो मान लो एक्चुअल खर्चा 30,000 रुपए हुआ, तो बताओ फर्म को कितने का लॉस हो गया? खाली 50,000 का हुआ या 50 वो जो बी को दिए 30 एक्चुअल हुए? बोलो मेरे बच्चे। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, 80,000 रुपए का लॉस हो गया। बट सर काम तो सबका है, काम तो सबका है बेटा, तो सब करे। या तो ऐसा करे कि भाई अगर अर्चना शर्मा कह रही सर काम तो सबका है तो ए बी सी तीनों चलते हैं मिलने और बिजनेस छोड़ देते हैं। फैक्ट्री में बंदा बैठने के लिए चाहिए बेटा, मार्केट में बंदा बैठने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो फिर जो अब मान लो बी फैक्ट्री में बैठने वाला बंदा वो बेचारा फैक्ट्री में देखेगा और वो उनके पीछे ही भागेगा। तो इसीलिए क्योंकि बाकी के दो पार्टनर भागा दौड़ी नहीं कर सकते, इसीलिए तो उन्होंने बी को अपॉइंट किया। तो होगा क्या कि जो बच्चे केस 2 समझ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखना क्या होने वाला है। एक तो आएगा बीज अकाउंट, बी को दिए 50,000, और एक आएगा कैश अकाउंट, 30,000 पे खर्चा फर्म ने कैश पेमेंट की होगी, फर्म की जेब से ही वो कैश गया होगा। भाई समझ में आ रहा है या भारी पड़ रहा है, सर दर्द हो रहा है? ओके सर, चलिए एनीवे मैंने ये पॉइंट छेड़ जरूर दिया है, लेकिन मैंने इसको आज फाइनल टच नहीं दूंगा। कल की क्लास के अंदर हम इसके हैवी क्वेश्चन करेंगे, कल जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है मैं उन्हें कराऊंगा। आज मैंने सिर्फ ये कवरेज किया कि जो बच्चे घबरा गए थे, जो बच्चे आज डर गए थे कि यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायद उन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट लाइन मिल गई होगी, उन्हें सही डायरेक्शन मिल गई होगी कि क्या होता है क्लास में, कोई डरने वाली बात नहीं है। पुनीत पूछ रहा है सर अगर क्वेश्चन में पार्टनर का नाम मेंशन ना हो तो कौन करेगा? तो फर्म करेगी, सिर्फ कैश आएगा। इसका मतलब कोई भी चला जाएगा, ए चला जाए या बी चला जाए सी चला जाए, कैश पेमेंट होगी और कुछ नहीं होगा। चलिए और किसी को कोई डाउट पूछना है बेटे? कल की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कल मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी समझ में भी आए। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे कोई डाउट है? ठीक है, चैतन्य कह रहे हैं कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। बेटे अभी कर लूंगा, अभी एंड मीटिंग करने के बाद। सर कैश का अमाउंट क्या होगा वो क्वेश्चन देख लेंगे कितने का होगा, कल बात करेंगे। कल इस टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक को टारगेट करेंगे, कल इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।